ओके फाइन फ्रेंड्स, हम चैप्टर का शुरुआत करते हैं। देखो, ये टॉपिक ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सबसे पहले लेना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी एलिमेंट्री थिंग्स, एलिमेंट्री इन द सेंस बेसिक, इंट्रोडक्टरी। लेकिन एज यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू मेनी स्टैटिस्टिकल टॉपिक्स इन विच स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स आपके क्लियर ही है, जब इतने आप आगे बढ़ के चैप्टर्स कर लिए हैं आपने 11th 12th में भी, किधर ना किधर स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड टॉपिक्स हमने देखे हुए हैं। इट डजंट मीन दैट कि आप लोगों को कोई स्टैटिस्टिक का बेसिक नॉलेज नहीं है। हाँ, ये बात है कि एक एक छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें से जो भी नॉलेज आपको गेन होगा दैट विल बी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम डिटेल में और डेप्थ में स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट के बारे में क्लैरिटी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए उसके उसके हिसाब से हमने नॉलेज नहीं लिया रहता है, क्योंकि एकदम बेसिक चीज की कहाँ अपने को जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो खाली अपन क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू या टॉपिक को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू जितना जरूरत रहता है उतना हम लोग समझ लेते हैं, तो हमारा आगे का काम हो जाता है। बट दिस टॉपिक बेसिकली गिव्स यू द इन डेप्थ बेसिक पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वेरी इंपॉर्टेंटली थोड़ा थियरी है, थोड़ा प्रैक्टिकल है, आगे पीछे होते रहेगा। यहाँ पे चैप्टर में इस तरह से कोई थियरी पार्ट ज्यादा है, मैं बोल रहा हूँ मतलब। तो स्टैटिस्टिक्स को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लैंग्वेज में अपने अपने भाषा में अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिफाइन किया है। तो एक चीज जो मुझे ज्यादा पसंद आती है वो डेफिनेशन के अंदर स्टैटिस्टिक्स is all about data. All about data. डेटा के बारे में सब कुछ, मतलब स्टैटिस्टिक में आपको वो चीज देखने मिलेगी। सब कुछ में क्या? एवरीथिंग इट कवर्स, सच एज कलेक्शन से लेकर उसको प्रेजेंट करना, टेबुलेट करना, साथ में क्लासिफाई करना, इनमें से क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन के द्वारा प्रेजेंट करना, ग्राफ के द्वारा प्रेजेंट करना। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वे in which data is to be shown, represented. तो द मेन बात है कलेक्शन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेज कम्स ऑन कलेक्शन पॉइंट। जब तक तुम कलेक्ट नहीं करेंगे डेटा को तब तक कुछ भी आप आगे का स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू जो आप लेना चाहते हो वो आप नहीं कर पाते हो। देखो, स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन ऑफ डेटा की बात जब हम कर रहे हैं तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा, how it is collected, from where it is collected, which method you have used for collection of the data, okay, which technique you are using for the collecting of the data, many things, because मैंने पहले ही एक ही स्टेटमेंट में खत्म कर दिया, ऑल अबाउट डेटा। डेटा के बारे में जितना तुम सोचो, जो भी आगे पीछे का उसके बारे में आप जितना सोचते हो वो सब इसमें आना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में। तो जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो डेटा कलेक्ट करने का एक मेथड होना चाहिए, मेथोडोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। शब्द को हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे। मेथोडोलॉजी, अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड से हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, मगर जिधर जो
जरूरत रहता है वो मेथड वहां आपको यूज करना चाहिए। सब मेथड सब जगह काम में नहीं आएगा, क्योंकि अपने अपने तरीके से जो डेटा कलेक्ट करने का जो इम्पोर्टेंस बना के बैठे हैं, उस चीज के लिए उसी मेथड का अपने को फॉलो अप लेके काम करना चाहिए, ताकि क्या हो सके, हमें प्रॉपर डेटा मिल सके। जब आपको डेटा प्रॉपर मिलेगा तो आप जो उसके ऊपर से स्टडी करने वाले हो, स्टडी फ्रॉम दैट डेटा, वो अच्छे से हो सके। क्यों? क्योंकि जब डेटा सही है तो उसके जो डेटा हमको सही हिसाब का मिला है, तो उसके ऊपर स्टडी करने का भी हमारे को एक अच्छा सा इम्पोर्टेंस बन जाता है। जो एनालिसिस हम करते हैं ऑन द डेटा, दैट एनालिसिस कैन बी डन प्रॉपरली विदाउट एनी, जिसको बोलते हैं ना कि ज्यादा हम एरर उसके अंदर से हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज डेटा इज ट्रू, डेटा इज प्रॉपर जनरेट जो किया है हमने। तो अल्टीमेटली डेटा क्यों हम इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा मान रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर से हमें उसके ऊपर की स्टडी जो है करनी है, उसका ऊपर का जो एनालिसिस करना है, और उसका एनालिसिस करने के बाद प्रॉपर कंक्लूजन जो रिजल्ट आएगा उसको हमें इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रिटेशन, क्योंकि आपका इंटरप्रिटेशन मायने रखता नहीं है जब तक आपका कोई कंक्लूजन आप बराबर लेके आ सको, या आप कुछ भी बोलो, आप पे कौन विश्वास करेगा? तो कि भाई मैं देखो डेटा लेके सबके सामने आया हूँ और सबको ये पता है कि ये डेटा इस तरह से कलेक्ट किया गया है, इसका ये सब सिस्टम से मैंने फॉलो करके आगे इसका मैंने कंक्लूजन लाया है, उसको मैंने इस तरह से एनालाइज किया है, इसके ऊपर हमने रिसर्च किया है। तो भाई ये सब कनेक्टेड बातें हैं, और फिर आपका जो इंटरप्रिटेशन होगा वो कोई विश्वास के लायक होगा, कुछ भी नहीं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन डेटा, वंस अगेन आई सेड। क्योंकि जो स्टडी करो, जो एनालिसिस करो, जो रिसर्च आज चल रहा है अलग अलग चीज के ऊपर, तो उसके ऊपर का रिसर्च जो डेटा के आधार पर चलेगा, तो रिसर्च के ऊपर का डेटा आपका जो रहेगा, आपने जो कलेक्ट किया, वो सही होना चाहिए, नहीं तो वो सब गलत होते जाएगा। जिसको हम लोग, एक गुजराती में हमारे कहावत है, वो ये मटका होता है ना, मटका, इसके ये थोड़ा ऐसे कर्व कर्व होता है यहाँ पे, तो आप ऐसे रखोगे ना तो ये डोलते रहता है, डोलते रहता है, समझ में आ रहा है? ऐसे हिलते रहता है। अब उसके ऊपर आप और एक मटका रखने का है तो आपको उसी पोजीशन पे रखना पड़ेगा, उल्टा नहीं रख सकते। उसके ऊपर और एक मटका रखना है तो भी उसी पोजीशन में आपको रखना पड़ेगा। अब मैं उल्टा मटका रख दूं स्टार्टिंग से नीचे से जमीन में, तो उसके ऊपर मैं दूसरा मटका रखना चाहूं तो मैं उल्टा ही रखूंगा। अब जो उसमें सीधा मटका रखने की कोशिश करोगे तो ये दोनों सरफेस ऐसा डोलेगा कि तीसरा मटका या उसका चौथे मटके का जब भी वजन आएगा तो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। बोलने का मतलब ये है, जब एक मटका आप उल्टा रखते हो तो दूसरा उल्टा ही रखना पड़ेगा। तो जब आपका डेटा का पार्ट ही गलत है, या आपका डेटा में ही कुछ फॉल्ट है, तो फिर आपका पूरा आगे का जो सिस्टम होता है वो भी उसके हिसाब से मिसमैच होने लगता है। बट नो बडी नोज, क्योंकि आपको तो सामने इंटरप्रिटेशन दिखता है, कोई ऐसा लेमैन जैसे कि आम आदमी को तो इंटरप्रिटेशन देख के उन लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि वो इंटरप्रिटेशन गलत डेटा के आधार पर आया हुआ है। दे डोंट केयर अबाउट दैट बिकॉज दे आर नॉट टेक्निकली साउंड इन दैट मैटर। जो डेटा कलेक्ट करने वाला आदमी है, जो स्टेटिस्टिशियन है, आई मीन टू से, होल एंड सोल काम उसका जो स्टेटिस्टिक के रिलेटेड होता है, उसका वहां जिम्मेदारी है। Those people who are just reading the interpretation and conclusion are misguided then। तो हमें किसी को मिसगाइडेड, ऐसा मिसगाइड नहीं होना चाहिए। ये है कि हमारा ट्रू इंटेंशन होता है स्टेटिस्टिकल
एनालिसिस का। तो अगेन आई कम टू द टॉपिक दैट द डेटा, उसके अंदर की हम बातें कर रहे थे, बहुत सारे चीजों को इधर हमने इंक्लूड किया है, उसको थोड़ा थोड़ा और डिटेल में जानना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग ऑफ दिस इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक, इसमें मैं थोड़ा इसका मैटर भी पढ़ूंगा ताकि इसके अंदर के जो एमसीक्यू है वो भी थोड़ा क्लियर होते बैठेगा, जो जरूरी है वो, क्योंकि आपको थियरी के बेसिस पे ज्यादा क्वेश्चन है, इसके भी बेसिस पे फिर आगे बढ़ते हैं हम। सो in modern development in the field of not only management, commerce, economics, social science, mathematics and so on, but also in the our life, public service, जैसे हमारे इस सब जो पब्लिक सर्विस वगैरह की जो बातें हैं उसमें, डिफेंस में, बैंकिंग, इंश्योरेंस, उसके सेक्टर में, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ये सब में स्टैटिस्टिक का महत्व है। तो स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड एवरीवेयर, नॉट ओनली इट इज लाइक कि भाई मैथमेटिक्स के रिलेटेड सब्जेक्ट है तो इसका खाली आपको पढ़ाई में ही यूज होना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट ओनली कि आपको पढ़ाई में ही उसका उपयोग है। इसीलिए तो पढ़ाई में हम ले रहे हैं कि आपका ये सब एरिया में कहाँ ना कहाँ लोगों का ध्यान जाता है, तो ये स्टैटिस्टिक का उपयोग जो बनता है वो मालूम पड़े कि किस तरह से अलग अलग सेक्टर में हम उसका यूज कर सकते हैं। तो यूज इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशल स्टडीज, दैट इज सोशल साइंस, मैथमेटिक्स का एक ये पर्टिकुलरली ब्रांच है, पब्लिक सर्विस, जिसमें कि हम डिफेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग, टूरिज्म, है ना, उसमें वो हॉस्पिटैलिटी बोल दो, होटल इंडस्ट्री पूरा बोल दो, डिफेंस सर्विस में पुलिस वगैरह सब आ गया, मिलिट्री वगैरह सब आप समझ लो। और तो और इसमें का दो पॉइंट नहीं ऐड किया है, मैं भी आपको लिखवा देता हूं इधर। मेडिकल सेक्टर में इसमें हॉस्पिटल, मेडिकल सेक्टर पूरा उसमें कवर हो जाता है। ये सभी में स्टैटिस्टिक्स का उपयोग है, उसका एक वाइटल रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इट इज प्लेइंग फॉर gathering the information, collecting the data in that particular field and applying various statistical technique and then the making in inferences, बराबर है। ये सभी में statistics is used to analyze the problem and to bring suitable solution by different techniques and methods to overcome that problem। समझ आ रहा है? To overcome that problem। इधर एक शब्द यूज हुआ है, टेक्निक एंड मेकिंग स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस, इन्फरेंसेस, INFERENCES, inferences in the sense it is a conclusion about the domain।
डोमेन इन द सेंस जो जहाँ पे जो सेक्टर में यहाँ ये प्रॉब्लम प्रिवेल हो रहे हैं, एग्जिस्ट हो रहे हैं, उसके अंदर से इस तरह से हम इन्फरेंसेस कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट टू एंड पूरा हमें हिसाब करके देता है, फ्रॉम द गैदरिंग ऑफ द डेटा टिल द फाइनल सोल्यूशन। आप क्या मानते हैं, जैसे अभी एलपीपी जैसा चैप्टर का मैं उदाहरण ले लूं, है आपके सामने उदाहरण काफी सारे हैं। आपने मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला कि ये चैप्टर मैंने लास्ट में क्यों लिया है। ऐसे सर इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है, कोई भी नया सब्जेक्ट है तो सर उसको पहले हम स्टार्ट करना चाहिए था। बट फॉर यू पीपल, आपका एक आगे तक का लेवल आ चुका है, तो इट नीड नॉट बी नेसेसरीली कि भाई आपको कोई बेस नहीं है कि भाई ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस कभी स्टार्टिंग में होना चाहिए था आपको। नहीं, आपके लिए ये नहीं है। हाँ, कोई मैं दूसरे स्टूडेंट के बैकग्राउंड की बात करता हूँ, समझो कि जिनका कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो उसके लिए मुझे जरूरी है कि इस तरह का चैप्टर मुझे पहले चालू करना चाहिए। इंडाइसिस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ऐसा सब टॉपिक को मुझे पहले लेना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस ऑल्सो कि जो स्टूडेंट को हम लोग कैटर कर रहे हैं, मतलब आपको जो जिनको पढ़ा रहे हैं, उन लोगों का भी हमारे को एक ऑर्डर बनाना पड़ता है कि ना ये बैच के लिए मैं ये ऑर्डर से जाऊंगा, कुछ अदर बैच है इसमें अलग टाइप के स्टूडेंट्स है, उसके बैकग्राउंड का हिसाब देख के मैं अलग ऑर्डर पसंद करूंगा। इट डिपेंड्स, सबके लिए मैं सभी तरह से मैं एक तरीके से नहीं जा सकता हूँ। आर गेटिंग। तो अब आते हैं टॉपिक में वापस। तो दिस स्टैटिस्टिक्स जो एलपीपी की मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो आपने उसमें क्या किया, तो जो आपको मालूम है फॉर्मुलेशन का बात करते थे आप लोगों को, उसमें आप पूरा का पूरा फॉर्मुलेशन पार्ट करते थे। वो फॉर्मुलेशन किस हिसाब का होता था, क्योंकि जो इंडस्ट्री में या फैक्ट्री के अंदर या बिजनेस के अंदर जो प्रॉब्लम हुआ या प्रॉब्लम एग्जिस्ट है रिगार्डिंग रिसोर्सेज, रिगार्डिंग द बेसिक रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा, प्रोडक्शन के रिलेटेड, उस प्रॉब्लम को हम समझते हुए उसमें से हम कुछ टेक्निक डेवलप किए, जिस टेक्निक को हम बोले हैं एलपीपी। और उसका हमें रिजल्ट जो मिलता है उसके लिए हम उसका बोला ना सुटेबल सॉल्यूशन, ब्रिंग सुटेबल सॉल्यूशन, ये स्टेटिस्टिक का काम है। और ये एनालिसिस के अंदर उसके पूरे के पूरे जिसको बोलते हैं ना, वो एलपीपी का मॉडल बनता था, जनरल मॉडल बनता है। बाकी से स्पेसिफिकली आप जितना भी कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, उसका एक पर्टिकुलर जो एलपीपी का फॉर्मुलेशन पार्ट बनता था वो उसके रिलेटेड होता था, बाकी एक जनरल भी होता है बात। तो उससे हम उसका सुटेबल सॉल्यूशन ला सकते हैं। ग्राफिकल मेथड हो, अलग अलग, मैंने ऊपर भी लिखा ना, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, मेथड की बात कर रहे हैं तो ये देखो अलग अलग हमारे पास मेथड है। इधर मैंने लिखा है टेक्निक है, दैट टेक्निक स्टैटिस्टिकल टेक्निक, और अलग अलग जो सिस्टम डेवलप हुई है जिसके लिए हम इसके अलग अलग चैप्टर पढ़ते हैं। जैसे एलपीपी का मॉडल डेवलप हुआ है आगे चल पहले, तो उसका मॉडल बनाने के बाद इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, फिर जाके इसको पढ़ाई में लाया गया कि नहीं अभी इसको हम एजुकेशन सेक्टर में ला के इसको हम इसका अवेयरनेस बढ़ाएंगे। तो जितना बच्चे लोग पढ़ेंगे, जितना नया नया डेवलपमेंट के बारे में आप लोग जानकारी लोगे, उतना आप लोगों का भी नॉलेज बढ़ता है, आपका भी एप्लीकेशन होने का एक ऑप्शन बन जाता है कि भाई हाँ ये सब मेथड है, वाई शुड नॉट। ये देखो शेयर मार्केट में वगैरह में भी मैं बोल दूं, अभी ये बात निकला ही है, तो शेयर मार्केट में जैसे टाइम सीरीज एनालिसिस अभी आप करोगे, उसका भरपूर उपयोग होता है कि आज जो प्राइस पे शेयर का भाव चल रहा है, जो भी प्राइस के ऊपर शेयर का, तो आज उसके बाद फ्यूचर का आपका ट्रेंड क्या है, फ्यूचर में क्या उसका ट्रेंड दिखेगा, इसका एक एस्टिमेटेड हिसाब किताब जानने के लिए उसका सबका हम यूज करते हैं उस टेक्निक का। और नो डाउट आप लोग बिजनेस चैनल, खास तौर पे मैंने आगे शायद बोला है क्या कि नहीं, मैं बोलते रहता हूँ ये बिजनेस रिलेटेड चैनल, कॉमर्स के रिलेटेड न्यूज, ये सब देखते रहो। बिकॉज सीए का पोस्ट ऐसा है ना एक भाई, ये सभी के साथ इंटरेक्शन में आता है, एक बात ध्यान रख लेना। आप खाली पढ़ के सीए बन जाओ वो एक इनफ बात नहीं है, ये बात ध्यान रखना। वो तो सिर्फ आपको बुकिश नॉलेज मिला है, फाइन, अच्छा है, वो तो जरूरी भी है, आई डोंट इग्नोर दैट, बट आई एम मेकिंग इम्पोर्टेंस ऑफ दैट रियलिटी जो आपसे आपको उसको इम्पोर्टेंस आपको देना रहेगा, उसके लिए आपको कोई बोलेंगे नहीं कोई सामने से।
सामने से बोलेगा तो कोई पूछेगा ये क्या, कितना मार्क आया और कितना तुमने स्कोर किया, क्या परसेंटेज आया, सामने से बोलने वाले ही लोग ये रहेंगे। हम भी खास पहले यही पूछते हैं ना। मगर जो सामने से तुमको जो जरूरत है वो तुम्हारे को कोई पूछेगा नहीं कि ये भी तुमको कोई अच्छा है, कोई अपना शुभ चिंतक जिसको बोलते हैं ना, अपना अच्छा ध्यान रखने वाले हैं, कोई अपने को रिलेटिव वाले में आगे पीछे के कोई लोग रह जाते हैं तो अपने को वो गाइड करते रहते हैं, वो मेन चीज है। ये नहीं, तुमको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, प्रैक्टिकल क्या है हिसाब किताब उस पर पहले फोकस करो। पढ़ाई तो होएगा ही, वो तो करना ही, उसका क्वालिफिकेशन तो जरूरी ही है, वो तो सबको जानने में आता है। लेकिन रही बात जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने की जो बात है ना, वो तो आप लोग जो अब सीए बन जाओ या एक पर्टिकुलर पोस्ट पे आ जाओ तो आपका इम्पोर्टेंट उस हिसाब से होगा कि जिसमें आप सभी के सामने इंटरेक्शन में आओगे। हर तरह के लोग शायद आपके इंटरेक्शन में आ सकते हैं, क्योंकि आपकी क्लाइंट है या आप खुद फॉर्म खोल के बैठे हो या किधर स्टार्टिंग में जॉब कर रहे हो तो वो तो एक्सपीरियंस की बात हो रही है। फिर भी वहां ज्यादा करके जिधर भी आप ऑडिट के लिए जाओगे, किधर भी जाओगे तो अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्शन आपको करना पड़ेगा। तो उससे आपको रियल रियल पिक्चर का जो है ना एक अनुभव मिलता है, रियलिटी में क्या चल रहा है बिजनेस के अंदर की सब बातें, या बिजनेस में उन लोगों की सीक्रेट बातें जो बोलता हूँ ना मैं, वो तुम्हारे को ही चांस मिलता है देखने का। समझ में आ रहा है? बिकॉज वो आपके सामने अकाउंट सब ओपन करके बैठ जाते हैं ना। ऑडिट करना मतलब क्या, यू नीड टू चेक एंड एनालाइज फाइनलाइज रिकॉर्ड जो हुआ है, फाइनलाइज मतलब फाइनल अकाउंट बना हुआ रिकॉर्ड है पूरा, उसको आप एनालाइज करो। मतलब आप सोच लो, आपको बनाया बनाया हुआ पूरा बिजनेस का मतलब कि एक पूरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड पूरे बिजनेस का हिसाब किताब सामने समराइज मिल रहा है देखने को। अब इससे अच्छा तुम्हारे सामने ये और किसको देखने मिलता है तुम्हारे अलावा? समझ में आ रहा है मैं जो बोलता हूँ? तो जो आपका इंटरेक्शन होगा इन दैट केस की, मैंने बोला कि जब आप समझो आपका फॉर्म खोल के बैठते हो, आप आपका फ्रीलांसिंग करते हो, समझ में फ्रीलांसिंग, यू आर नॉट डूइंग एनी जॉब इन द कंपनी एज अ सीए पोस्ट, बट you are having your own firm and you are filing returns of different people। तो सब लोगों के आप फाइल लेके बैठे हो, सबके साथ आपका इंटरेक्शन बनेगा, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग फाइल है, अलग अलग बिजनेस वाले लोग हैं, कोई दुकान वाला है, कोई बिजनेस वाला है? कोई हमारे जैसा प्रोफेशनल भी मिल जाएगा आपको, उसका भी रिटर्न फाइल करने का बात आएगा। तो सबके अंदर का ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड आपको चेक करने मिलेगा। सबके साथ इंटरेक्शन करके आपका नॉलेज जो गेन होगा ना, वो तो एडिशनल बात हो गई, सीखने जो मिले, क्योंकि आप क्वेश्चन करते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है। सीए का रोल एक हिसाब से मानते लोग कि भाई सीए को जो चाहिए वो भेजो, सीए मांग रहा है सीए को भेजो, सीए पूछ रहा है सीए को जवाब दो। हमको भी हमारा सीए होता है जो, तो कुछ पूछेगा तो हमको जवाब देना पड़ेगा ना। सो दैट मच जिसको बोलते हैं राइट यू हैव, आपका होल्ड है, आपको उतना नॉलेज लेने का भी एक मौका रहता है। फिर आप घड़ी घड़ी नहीं पूछोगे, हर साल नहीं पूछोगे, क्यों? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में होता है ना, थोड़ा नया होता है, आपको भी मालूम नहीं है, समझ लो आपने पूछ लिया और आपने ना नॉलेज ले लिया, फिर वो हर साल थोड़ी पूछेंगे। कुछ नई बात होगी तो नया पूछेंगे, कुछ नए क्लाइंट से आप बात करते हो, नया कुछ जानकारी देगा तो उसका तो कितना गेन होता है आपका। हाँ लेकिन एक है, एक ध्यान रखना, क्यूरियस रहना पड़ेगा इसके लिए। बहुत से ऐसे अभी सीएमआई देखे हैं हम, कि भाई वो बस जॉब करके बैठ गए, अभी कुछ करना नहीं है, बस वो एक्साइटिटी लेवल आ गया, अभी कौन मगजमारी करेगा, ऐसा वो होता है माइंड सेट। वो फिर सीखने वाला हिसाब इंसान का निकल जाता है। वो क्यूरियस रहना चाहिए आदमी, जिसको बोलते हैं ना हम नया, जिसको बोलते हैं हर दिन आपके लिए नया है, तो आपके हिसाब को उसको एनर्जी मिलती है उसमें से। वो एक आपको सेंस डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो वो तो ऐसा है ना भाई, वो जॉब लग गया हुआ है, अभी हम चलेंगे साल चला देंगे हमारा जीवन उसी में, या कोई फॉर्म भी खोल के बैठा है तो बस उस लेवल पे चला लेता है अपना काम, अपग्रेड नहीं करते हैं अपने आप को, या अपने आप में उसमें चेंज लाने की जो है ना वो सोच निर्माण नहीं करते हैं। वो हो सकता है कुछ कारण से भी, आई एम नॉट दे सेइंग कि भी हर एक का ये होता है, मगर कोई लोग वो इनिशिएट नहीं होते हैं अपने आप में, उसका कारण दूसरा तीसरा वो दूसरे भी बात है कि कोई हेल्थ के कारण हो गया तो उसको हम, उसको हमने ऐसा नहीं बोलने का, एक्सेप्शनल आई एम नॉट टॉकिंग।
मगर इन जनरल बात है कि आपको भी इस तरह से एक्टिव रहने की बात मैं बता रहा हूँ, ताकि आपके अंदर अपग्रेडेशन हो। तो यहाँ बात मैं चल रहा था एलपीपी से, मैंने निकल गया बाद में आगे। तो एलपीपी के एक एनालिसिस का मैंने उदाहरण लिया आपके सामने, टाइम सीरीज का एनालिसिस का एक उदाहरण लिया आपको कि these are the statistical techniques which are already been developed and that is available to use in different context where you can use and you can determine the estimation or any kind of future trend, any kind of conclusion जिसके साथ, जिसके लिए आप डिसीजन, जिसके बारे में आप डिसीजन लेना चाहते हो, उसका आपको टेक्निक जो मालूम पड़ जाता है, तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। तो एक और चैप्टर आपको आएगा एफआई बीकॉम में जो है डिसीजन थियरी, डिसीजन थियरी ऐसा है। तो डिसीजन कैसे लेने का उसके बारे में बात है, उसके लिए कुछ टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ है अंडर स्टैटिस्टिक्स ओनली, अंडर स्टैटिस्टिक्स ओनली। तो बात आगे बढ़ाता हूँ। तो ये जो है पैराग्राफ मैंने पढ़ा, इन्फरेंसेस अबाउट द डोमेन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। In the present world, statistics has almost universal application. देखो इतने सारे सेक्टर की मैंने बात कर दी, ऑलमोस्ट ऑल सब कवर हो गया। इसमें नहीं भी आता है तो मैं उसमें वो आप बोल सकते हैं कि वो भी स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड कवर हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स हैज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सब जगह इसका एप्लीकेशन है। अवर गवर्नमेंट अप्लाइज स्टैटिस्टिक्स टू मेक द इकोनॉमिक प्लानिंग। भाई साहब, गवर्नमेंट को डेटा वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है उसका, क्योंकि उसके बिना पॉलिसी नहीं बना पाएगा, नियम नहीं बना पाएगा। अभी ये देखो न्यू इकोनॉमिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, इन लोग लेके आए उसका ड्राफ्ट वगैरह जो रेडी किया होगा। अब उसके लिए उसने कमेटी बिठाई होगी गवर्नमेंट ने, और वो कमेटी के हिसाब से उसका जो भी डेटा वगैरह जो भी उन लोगों का समझना होता है वो सब जिसको बोलते हैं ना कि अभी का रिसेंट जो रियलिटी चल रहा है उसके बारे में डेटा पहले उन लोगों ने गैदर किया होगा कि मुझे जो कोई पॉलिसी बनानी है तो मुझे ये जानना जरूरी है कि आज के तारीख में क्या माहौल चल रहा है। क्योंकि कुछ भी कोई भी पॉलिसी बना के मैं बैठूंगा वो नहीं चलेगा कि मैं कुछ भी लागू कर दूं, कुछ भी डिसीजन ले लूं, कुछ भी पॉलिसी बन, नहीं। पॉलिसी शुड बी अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सिचुएशन। तो सिचुएशन जानकारी कौन लेगा? जानकारी उसके लिए लेने के लिए तुम्हारे को डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा लोगों के बारे में, जैसा ज्यादा करके एजुकेशन के रिलेटेड है तो लोगों के ट्रेंड के बारे में, लोगों का क्या अप्रोच है, सोचना बनता है, उसके बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। तो डेटा इज अगेन आई केम टू द डेटा पार्ट। सी, तो कोई भी रिसर्च होता है ना, आज साइंटिफिक रिसर्च इतने सारे होते हैं, भी दवाई बनाने के रिसर्च चलते रहते हैं, कोरोना वगैरह का चल रहा है देखो। तो उसके अंदर उन लोगों को ये सब रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू डेटा चाहिए कि मैंने इस तरह से दवाई बनाई है, उसमें मैंने इस तरह से देखो बोला 1000 लोगों के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसका हमें क्या इफेक्ट देखने मिला है, इसका एक डेटा जनरेट होता है ना। अच्छा, कोई तो ऐसा भी होता है रिसर्च पे भी रिसर्च होता है, आप समझ रहे हैं? रिसर्च पे भी रिसर्च मतलब जो एक रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है, कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में किया है, अब उस रिसर्च को आगे बढ़ाना है। जैसे कैंसर का हो रहा है, कैंसर की दवाई नहीं है लेकिन कैंसर की जितने भी रिसर्च चल रहे हैं अभी, उस उसमें से बहुत से रिसर्च ऐसे हैं जो कंटिन्यूएशन में हो रहे हैं। मतलब जो कोई आगे किसी ने कुछ रिसर्च किया है कुछ लेवल तक, कुछ हद तक, उसको कंटिन्यूएशन कर रहे हैं आज के डेट में लोग, दूसरे रिसर्चर्स, क्योंकि उन्होंने जो ढूंढ के बैठे उतना तो उन लोगों के लिए एक जिसको बोलते हैं रेडी ये हिसाब किताब मिल जाता है, जिन लोगों ने पहले के टाइम वो रिसर्च करके बैठे हैं, दो दे हैव नॉट फाउंड दैट मेडिसिन एटलीस्ट फाइनली, मगर उन्होंने कुछ जो भी रिसर्च करके बैठे हैं उसका कुछ रेफरेंस होता है ना, जिसको बोलते हैं, वो रेफरेंस लेके बात कर सकते हैं। आज मैं कुछ भी आपसे बात कर रहा हूँ तो उसमें बहुत सी बातें मैंने कुछ दूसरे बुक में भी पढ़ी है, तो मैं उसके रेफरेंस से आपको बात कर सकता हूँ ना कि हाँ मैंने ऐसे भी एक चीज ऐसे अलग अलग बुक्स में पढ़ी है, उसमें से ये हमको देखने मिली थी, तो मैं आपके सामने वो पेश कर सकता हूँ। तो रिसर्च में भी ऐसा होता है, कंटिन्यूटी रिसर्च होती है जो कि जिसमें जो ऑलरेडी रिसर्च करके बैठे हैं
और उसके कुछ कंक्लूजन्स को उन्होंने आगे अपने स्टडी में लेके और आगे रिसर्च करने का काम किया है। तो ये जरूरी है, नॉट ओनली इन द साइंटिफिक रिसर्च आई सेड, इन बिजनेस, इन एनी इंडस्ट्रियल रिसर्च, एग्रीकल्चरल रिसर्च, ऊपर ये सब मैंने लिखा, उसमें एग्रीकल्चर में लिखना चाहिए। यूज में जो मैंने लिखा ना, कहाँ कहाँ यूज होता है, स्टैटिस्टिक का यूज है जो एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंटली किया जाता है। आज वो एक ऐड देख रहे थे हम लोग, वो कोई हिटाची या कौन सा बड़ा, इन लोग सब इन्वेस्टमेंट ज्यादा बड़ा बड़ा करते हैं, हिटाची वाले लोग, सैमसंग वाले, तो बहुत अलग ढंग से काम करते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी में आगे है ना, वो ड्रोन वगैरह बना रहे हैं। ड्रोन ड्रोन समझते हैं ना, वो आपने देखा होगा, वो 4 पंख वाला ऐसा उड़ता है आजकल। वो अभी कोरोना का भी न्यूज हम लोग देखते थे ना थोड़े टाइम पहले, अभी तो ठीक है, अभी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है। उसमें हम लोग बताते थे वो पुलिस वाले लोग भी अभी ड्रोन का इस्तेमाल करके सर्वेलेंस कर रहे हैं। सर्वेलेंस मतलब उसमें, और ड्रोन में कैमरा लगा रहता है, और ड्रोन तुम उड़ाएंगे हम लोग रिमोट से, और जैसे छोटे बच्चे लोग का रिमोट का गाड़ी आता है ना, वैसे रिमोट से ड्रोन उड़ा, और वो ड्रोन का हिसाब से पूरा वो उसका बिल्डिंग को कवर करके, या नीचे का एरिया उसका पूरा कवर करके, उसको पूरा वीडियोग्राफी करते हैं हम लोग, कैमरा जैसे सीसीटीवी कैमरा का हमारा रहता है उस तरह से। तो ये सब टेक्निक, तो उन लोग इसमें भी से भी डेटा लेते हैं, कलेक्ट करते हैं कि कहाँ क्या हिलचाल हो रही है, कौन किधर घूम फिर रहा है, क्या काम हो रहा है। तो एग्रीकल्चर की बात कर रहा था, तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी ऐसा उन्होंने डेवलपमेंट किया जिसमें से ड्रोन को पूरे खेत के ऊपर से ऐसा वो करने का, और खेत के ऊपर से ऐसा करेंगे, उसका कैमरा इतना जबरदस्त रहने का कि वो पूरा अपने को हिसाब देता है कि वो क्रॉप के ऊपर कुछ मतलब वो इंसेक्ट वगैरह लगा है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्या पोजीशन है, ये सब। और वो कुछ मशीन उन लोगों ने डेवलप किया, वो जमीन में मिट्टी जो रहती है ना, वो मिट्टी का ऐसा सैंपल उसके अंदर डालने का, उस मिट्टी में के अंदर कितना ताकत है मिट्टी का, उसका बोलते हैं ना जो फर्टिलिटी कितनी है, वो पूरा उसका सब मेजरमेंट वो निकाल के दे देता है। ऐसा मशीन बनाया छोटा सा। मतलब क्या होता था, इसलिए इन्होंने बनाया, एक तो उनको तो कमाना है, पहली बार हिताची कंपनी बोलो या कोई भी ऐसी कंपनी ये सब नया 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 इक्विपमेंट निकाल रही है, उन लोग अपना बिजनेस करने के लिए निकाल रही है। लेकिन उन लोग का उद्देश्य ये था कि अभी के टाइम में क्या, पहले के टाइम में क्या होता था, वो जो फार्मर होता था उसको अपने एग्रीकल्चरल लैंड में ये देखना है कि अपनी अभी मिट्टी की क्वालिटी क्या है, तो उसको वहां सेंटर में लेके जाना पड़ता था फार्मर को। थोड़ा मिट्टी निकालो नीचे से, ऐसा उन लोगों का वो सैंपल होता था निकालने का, वो सैंपल निकालने का भी टेक्निक होता है। ऊपर से तुम मिट्टी ले लिया ऐसा है, बोलो हम टेस्ट करने को जाएंगे, अरे ऐसा नहीं, बराबर उसका बीच का लेवल या नीचे का लेवल से मिट्टी थोड़ा बहुत निकाल के लेने का, उस तरह से कि वो पूरे सैंपल के अंदर उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक को उन लोग नोटिस कर सके, और लेके जाने का उस सेंटर में, जिधर वहाँ इंडिया अपना कंट्री का जहाँ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर होता है, वो उन लोग उसमें लेबोरेटरी में उसकी मिट्टी का पूरा वो करते थे, रिसर्च वो चेक कि इस मिट्टी में क्या है क्या नहीं है, कितना उसमें फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का है तो कैसे करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको रिपोर्ट दे देते हैं। जैसा हम लोग नहीं, हमारा खून का चेकिंग करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स कम है ना, तो वो डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं कि भाई इससे व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाएंगे ना, ये वगैरह वगैरह जो भी है, हीमोग्लोबिन कम है, होता है ना, अपने को भी अपना भी वो खून का टेस्टिंग करते हैं ना उस तरह से, और फिर उसके लिए दवाई लिख के देते हैं जो कमी होती है। तो मट्टी का भी इस तरह से हम लोग रिसर्च करें करते हैं, और उसके बाद उन लोगों को रिपोर्ट देते हैं कि ये उसके अंदर तुमको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ देना रहता है तो उन लोग उसके उससे हेल्प ले लेते हैं, गवर्नमेंट उन लोगों को मदद देगी, भाई अपन खर्चा नहीं फार्मर लोगों को। तो उस तरह से ये पूरा ऐसा करना पड़ता था। तो उसके बदले में इन लोगों ने क्या किया, ऐसा मशीन ही डाल, छोटा सा डाल ला दिया टेक्नोलॉजी, उसमें मिट्टी डालो और उसका पूरा अपना एनालिसिस एक साथ हिसाब दिखा देगा। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का रिसर्च है कि भाई हम जमीन का इस तरह का रिसर्च करके कंक्लूजन निकालते हैं कि कौन से एरिया में किस टाइप की जमीन है, उसकी क्या क्वालिटी है, और उसमें से कितना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा। वन कैन एस्टिमेट कि मेरे नेक्स्ट ईयर में या मेरे कमिंग ईयर में इस पर्टिकुलर
टाइप का मेरा जो जमीन की क्वालिटी रहेगी तो मेरे कंट्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन गेहूं का कितना होएगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये एस्टिमेट करने का, जगह जगह जाना पड़ेगा। फील्ड रिसर्च बोलते हैं इसको, फील्ड रिसर्च। जगह जगह जाना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल लैंड को आप लोगों के पास उसमें से मिट्टी का सब सैंपल लाना पड़ेगा, उसको नाम देने का, सैंपलिंग करने का, सैंपल को टेस्ट करेंगे पूरा, आपको उसको लेबोरेटरी वगैरह की वो सब पैरामीटर चेकिंग करने का, वो चेकिंग करके बाद उसमें से क्या है क्या नहीं वो सब का हिसाब करके फिर कंक्लूजन लाने का, इस टाइप की मिट्टी है और इसी कारण से इतना हम उसके ऊपर से प्रोडक्शन ले सकते हैं। अच्छा अभी बात ये आती है, जो प्रोडक्शन इतना होगा एस्टिमेट हो गया और लगता है कि कम है और लगता है कि क्वालिटी जमीन की एकदम डिटोरिएट है, कम अच्छा ग्रेड नहीं है उसका, तो क्या करने का। नाउ कमिंग टू द रेमेडीज। तो जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किस टाइप का है उसको जान के लेंगे, जानने के बाद उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो इंप्रूवमेंट करके लेंगे, और इंप्रूवमेंट क्या करेंगे उसका सजेशन उस साइंटिस्ट को देना पड़ेगा जो ये सब रिसर्च कर रहा है। उसको अपने रिसर्च रिपोर्ट में लिखना पड़ता है लास्ट में कि क्या करना चाहिए जिससे कि ये सिचुएशन का क्या हो, इंप्रूवमेंट हो, इस परिस्थिति से हम बाहर निकल सकें, उसका हमें कुछ सोल्यूशन दो। ये साइंटिस्ट के हाथों में होता है, इसको बोलते हैं ये जो है रिसर्च, फील्ड रिसर्च हो गया, और उसके अंदर ये साइंटिस्ट वगैरह लोगों का लेबोरेटरी का उपयोग ज्यादा होता है क्योंकि उसको टेस्टिंग करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च हैं जिसको हम सोशल स्टडीज के अंडर लेते हैं। सोशल स्टडीज जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक इश्यू है, आपने पढ़े हैं ना सब इकोनॉमिक्स में, पोवर्टी, इनइक्वालिटी, ये वो, हाँ, तो ये सब सोशल इश्यूज हैं। इसके भी रिसर्च रिसर्च करने वाले लोग रहते हैं जो रिसर्च का टॉपिक लेते हैं। आज जो लोग पीएचडी बनते हैं ना, आपको शायद मालूम होगा, पीएचडी जो होते हैं वो पीएचडी मतलब उन्होंने वो डॉक्टर लेकर लगाते हैं अपने पीछे, वो डॉक्टर मतलब वो डॉक्टर नहीं है स्टेटोस्कोप लगा के आपको आपका सेहत देखेंगे, वो डॉक्टर नहीं होता। वो डॉक्टर मतलब पीएचडी हुआ वाला डॉक्टर बोलते हैं उसको, डॉक्टरेट बोलते हैं उसको ऐसे। तो फुल फॉर्म क्या है, डॉक्टरेट। डॉक्टरेट मतलब उसकी उसने फिलोसॉफी डेवलप की है रिसर्च करके। अब तुम्हारे रिसर्च को कौन तुम्हारे पे विश्वास करेगा, क्योंकि तुम्हारा पूरा रिसर्च अप्रूव हुआ या तुमने रिसर्च जो किया है वो सैंक्शन हुआ है, तब जाके आपका रिसर्च रिपोर्ट जनरेट होता है, वो पब्लिश होता है। पब्लिश होता मतलब समझते ना, आज न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ, कुछ मैगजीन पब्लिश हुआ, तो वो पब्लिश होने के पीछे उसका पूरा ऑथेंटिकेशन होता है कि ना ये न्यूज़पेपर आ रहा है तो उसके न्यूज को हम विश्वसनीय मानेंगे, लोग इसको पढ़ के उसका न्यूज में विश्वास करेंगे। तो तुम्हारा रिसर्च तुम करोगे, तुम्हारे रिसर्च का बार पब्लिशिंग करते हो तो उसका भी उन लोगों को अप्रूवल मिलता है, तब जाके तुम्हारे रिसर्च रिपोर्ट को लोग मानेंगे, समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। और कल को तुम्हारे वो रिसर्च रिपोर्ट का मैं रेफरेंस भी देके बात कर सकता हूँ कि देखो देखो ये आदमी ने उस समय का रिसर्च किया था, उसने ये सब कंक्लूजन लाया था, उसने ये सब उसमें अंदर सजेशन दिए थे, ये चीज फैक्ट है। बहुत से लोग देखो न्यूज डिबेट वगैरह में है ना, ये गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी के खिलाफ जब बोलते हैं ना, तो उन लोगों ने कुछ रिसर्च हुए रहते हैं उसका रेफरेंस देते हैं कि सब ऐसा रिसर्च होता हुआ था, उसमें ये सब हमने पाया था, तो गवर्नमेंट ये पॉलिसी इस तरह की क्यों बना पा सकती है, ये सरासर गलत है, ऐसा है ऐसा है, और ऑब्जेक्ट करते हैं ना लोग, डिबेट होती है ना न्यूज में, तो उन लोग उस तरह के रिसर्च के रेफरेंस की बात लेके आते हैं और उसके सामने रखते हैं ताकि उन लोग उसका विरोध कर सकें। ठीक है, यहाँ ये बात नहीं थी विरोध वाली, मेरी बात ये थी कि वो रिसर्च जो हुआ है उसका कहाँ ना कहाँ फ्यूचर में रेलेवेंस रहता ही है। तो मैंने ये एग्जांपल दिया कि कल को गेहूं का प्रोडक्शन हमको एस्टिमेटेड कम लग रहा है, तो उस प्रोडक्शन के अंदर हमारे को क्या इंप्रूवमेंट करना जरूरी लगता है, वो रिसर्चर, वो उसके जो रिसर्च साइंटिस्ट जो है उसको उसमें अपना सुझाव देना जरूरी है कि क्या करने पे परिस्थिति बदलेगी, क्योंकि रिसर्चर इज वन पर्सन who is analyzing the current situation and giving some suggestion to improve that particular problem. तो वो है रिसर्च।
तो उसका रिसर्च रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। आज आप मैं आपको बता दूं एक और बात, कॉलेज वगैरह के लाइब्रेरी में जाओगे तो बहुत सारे थीसिस पड़ी रहती है। आप ब्लैक बुक इसको हम बोलते भी हैं ऐसा, तो पूरा ऐसा बाइंडिंग किया रहता है ब्लैक बुक, और कड़क पुट्ठा का कार्डबोर्ड के पुट्ठे का रहता है। वो बुक वो है रिसर्च रिपोर्ट, पूरा है उसका रिसर्च। वो पढ़ने के लिए लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, खास करके वो लोग जो लोग आगे खुद अपना रिसर्च करना भी चाहते हैं या कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं कि जो रिसर्च ऑलरेडी हो चुके हैं हम भी उसमें से कुछ नॉलेज लें। हम भी, क्योंकि देखो इतना रिसर्च रिसर्च 5 साल चल रहा समझ लो, हाँ, तो तुम क्या वो रिसर्च के लिए 5 साल बिगाड़ोगे क्या कि उसका रिसर्च पढ़ सकते हो? सीधी बात है, हम सर उसका रिसर्च पढ़ के उसके अंदर से क्या उसने कंक्लूजन लाया था वो हम पढ़ सकते हैं ना डायरेक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि हमको भी रिसर्च करने का है। हाँ, तुम रिसर्च करना चाहते हो तो ये भी जानना जरूरी है कि तुम जो रिसर्च कर रहे हो वैसा रिसर्च किसी ने आगे ऑलरेडी कर तो नहीं लिया है। समझ में आ रहा है? नहीं तो क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है और तुम्हारा कंक्लूजन वगैरह जो भी होए उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता, क्योंकि ऑलरेडी वो रिसर्च होके बैठा है। तो यू सपोज टू थिंक इन दैट डायरेक्शन विच इज नेवर एक्सप्लोर्ड। जो ऐसी बातें आपको लानी है सामने जिसको किसी ने कभी आगे हाईलाइट नहीं किया है, फोकस में नहीं लाया है, यू सपोज टू शो दैट। और कोई ऐसा रिपीट रिसर्च करना भी चाहता है ना, तो वो समझ के लेना चाहिए उसको कि आगे जिसने रिसर्च किया है उसने जो सॉल्यूशन लाया है उसके अलावा मुझे कुछ उसमें देना पड़ेगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन उसने दिया है वही सॉल्यूशन तुम भी दोगे, तो क्या कोई मतलब नहीं है ना। you supposed to bring certain novelty in your solution, something new, something different कि जो applicable हो सके इस current scenario में। समझो उसने रिसर्च किया है 10 साल पहले, उस समय उसने सोल्यूशन लिया था, कुछ उसने दिया था तो उस समय लागू हो सका था, आज की परिस्थिति में हो नहीं सकता समझो वो सोल्यूशन लागू करना, तो आपको कुछ नया उसमें लाना पड़ता है। सो रिसर्च इज ऑन गोइंग थिंग, कभी वो रुकता नहीं है, कभी दैट रिसर्च एंड नहीं हो सकता है अनटिल एंड अनलेस उसका कोई फंडामेंटल सॉल्यूशन निकल जावे, वो प्रॉब्लम ही जड़ मूल से उखड़ जावे, तो फिर उसका रिसर्च का कोई फिर मायने नहीं रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं रहा ना। when there is a problem there is a need to have research। एक बात ध्यान रखना, तो जब वो प्रॉब्लम ही नहीं रहा है तो अभी उसके ऊपर की कोई बात ही नहीं रहेगी और उसके ऊपर कोई अपने को सोचने की बात ही नहीं आएगी, रिसर्च करने की भी सवाल ही नहीं है। तो ये बात है कि उससे इस रिसर्च के लिए, अभी मैं रिसर्च की बात पे घड़ी घड़ी इसलिए पहुंच गया क्योंकि इन दिस रिसर्च एनालिसिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ मैंने लिखा है स्टैटिस्टिक इज एनालिसिस, और दिस एनालिसिस अंडर एनी रिसर्च we have to do with the help of statistical method, statistical technique to get any inference conclusion। तो वो फिर आप स्टेटिस्टिकल मेथड एडवांस लेवल की कोई यूज कर रहे हो या बेसिक लेवल की यूज कर रहे हो, दैट डजंट मैटर, यू नीड टू गो इट सिस्टमेटिकली अंडर एनी स्टेटिस्टिकल मेथड। आपको उसके अजम्पशन से जाना पड़ता है, क्योंकि जो भी स्टेटिस्टिकल टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके भी खुद के कुछ नियम है। ऐसे ही कोई एलपीपी में देखो आपने कुछ भी फॉर्मुलेशन का पार्ट समझा तो उसके लिए आपको कुछ जरूरी चीज है कि जो डिसीजन वेरिएबल अज्यूम करने पड़ते हैं, आपको कंस्ट्रेंट अज्यूम करने पड़ते हैं, डिसीजन आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिलेटेड बातें तैयार करनी पड़ती है, तो ये सब रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक को यूज कर रहे हैं तो ये उसकी तो रिक्वायरमेंट आपको पूरी फुलफिल करनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन एग्जीक्यूट दैट टेक्निक। तो आगे बात बढ़ाता हूँ। तो मोस्ट the political parties also try to impress the general public by presenting the statistics to their performances and accomplishments। हाँ ये देखो ऊपर और भी यूज में मैं लिख सकता हूँ, कॉमर्स लिखा, मैनेजमेंट लिखा है ना, उसमें पॉलिटिकली भी इसका उपयोग होता है पॉलिटिक्स में। आप देखो जब चुनाव आते हैं तभी हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी अच्छी बातें को हाईलाइट करती है, अपना डेटा बाहर निकालती है कि हम जब 5 साल थे तो हमने ये सब काम किया है, वो तो डेटा बताते हैं, कुछ कुछ भी तरह से उन लोग अपना इंफॉर्मेशन पब्लिक के तक पहुंचाते हैं। तो उसमें भी कहाँ ना कहाँ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का इस्तेमाल होता है। प्लस टीवी न्यूज चैनल में देख लेना, उन लोग वो बार डायग्राम और चार्ट वगैरह से बताते रहते हैं कि लास्ट टाइम
इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कांग्रेस का दबदबा बड़ा था, ये टाइम लग रहा है कि यहाँ से अमिताभ बच्चन खड़ा है तो लग रहा है कि अमिताभ बच्चन को ज्यादा वोट मिलेगा, है ना, हीरो हीरोइन को खड़ा कर देते ना इन लोग, है ना। तो वो भले वो पार्टी लास्ट टाइम नहीं जीती थी, हो सकता है ये टाइम जीत जाए क्योंकि सलमान खान खड़ा है वो, ऐसा हम लोग का वो स्टंट रहता है ये सब पॉलिटिकल पार्टी लोगों का भी ये, इसलिए तो ये सब हीरो हीरोइन वगैरह कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स में आ गए हैं। जैसे कि कौन थे भाई, ये जया बच्चन, फिर ये अपना हेमा मालिनी, है ना, सब लोग पॉलिटिक्स में गए ना। तो खाना का हम लोग क्रेडिट लेते हैं। अभी देखो स्पोर्ट्स पर्सन भी कुछ ना कुछ आ गया, वो गौतम गंभीर भी आ गया, दिल्ली से खड़ा था कांग्रेस में। दे ट्राई टू मेक द इन्फ्लुएंसेस, ओके वो बात अलग हो गई, वो स्ट्रेटेजी है, बट दे ऑल्सो यूज द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू नो देयर पॉलिटिकल पार्टी का जो परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द रिसर्च स्कॉलर्स, देखो बात आ गई रिसर्च स्कॉलर्स, जो रिसर्च अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, रिसर्च के अंदर हैं, उन लोगों को बोले जाते हैं रिसर्च स्कॉलर्स। टुडे आल्सो अप्लाई स्टैटिस्टिक्स टू प्रेजेंट देयर रिसर्च पेपर्स। देखो आम आदमी को कभी आपको आपके प्रोजेक्ट को हाईलाइट करवाना है तो आप छोटे छोटे डायग्राम है, पाई चार्ट है ना, बार डायग्राम है, ऐसा सब डायग्राम हम लोग जनरेट करते हुए वो बताते हैं कि भाई इस चीज को हम इस तरह से हाईलाइट करेंगे, इस तरह से ये। तो आप जो है पब्लिक को उस रिसर्च का जो है फ्लेवर दे सकते हैं, फ्लेवर समझते हैं ना, समरी, क्योंकि पब्लिक को तुम्हारे रिसर्च वो पूरे तरीके से जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। पब्लिक वांट्स दैट जस्ट गिव द कंक्लूजन, गिव द सॉल्यूशन एंड हैव द बेटरमेंट, कि भाई आपका जो रिसर्च आपने लिया हुआ है उसका कुछ आप हल निकाल सको कोई प्रॉब्लम का, तो हमको सुनाइए। बाकी हमको आपके रिसर्च को उस तरह से स्टडी में लेने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये पब्लिक बोलती है। तो पब्लिक को समझ में आए उस तरह से उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो इन्फ्रेंसेस है, उसको से डायग्राम से या चार्ट से ऐसा हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जिससे पब्लिक आसानी से समझ सके। स्टैटिस्टिक्स टू प्रेजेंट द रिसर्च पेपर इन द authoritative manner. Thus, the list of people using statistics goes on and on and on. Due to these factors, it is necessary to study the subjects statistics in an objective manner. तो इस वजह से स्टैटिस्टिक का इम्पोर्टेंस जो है, और इस स्टैटिस्टिक्स का हमें इसी वजह से स्टडी करना एक जरिया, एक ये जो उसका मुद्दा बन रहा है, ये पूरा जो हमने हिसाब देखा, इसी कारण हम स्टैटिस्टिक का नॉलेज लेना चाहेंगे, ऑब्जेक्टिविटी उसकी जो है। अब थोड़ा वो हिस्ट्री का बात किया है, देखो उसमें भी खास करके मैं बहुत बात पढ़ रहा हूँ, आप भी जरा मॉड्यूल को पढ़ने का है, क्योंकि मैं तुमको बता देता हूँ क्वेश्चन आंसर्स की जब बात करेंगे, वो उन लोगों ने बहुत सारे डिटेल में ऐसे अंदर अंदर से एमसीक्यू निकाले हैं। अब जैसे कि स्टेटिस्टिक्स का वर्ड का कहाँ से उसका डिराइव हुआ है, तो गोइंग थ्रू द हिस्ट्री ऑफ द एंशियंट पीरियड, ऑल्सो द दैट ऑफ मेडिवल पीरियड, अभी जूना एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं, वी डू फाइंड द मेंशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन मेनी कंट्रीज, हाउएवर देयर रिमेन्स a question mark about the origin of the word statistics. कोई बोलता है कुछ बोलता है कि भाई ऐसा है, यहाँ से आया है, कोई बोलता है ऐसा है, मगर अभी इधर लिखा क्या है देखो, one view is that statistics is originated from the Latin word status. देखो statistics ये वर्ड लेटिन वर्ड में से ओरिजिनेट हुआ है, स्टेटस। फिर आगे बोले तो अकॉर्डिंग टू अदर स्कूल ऑफ थॉट इट हैज इट्स ओरिजिन इन द इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा। इटालियन वर्ड है स्टेटिस्टा, स्टेटिस्टा। Some scholars believe that the Greek German word
statistic was later changed to statistics, and another suggestion is that the French word statistique was made as statistics with the passage of time. In those days, statistics was uh, analogous to states, or to be more precise, the data that are collected and maintained for the welfare of the people belonging to that state. उस समय की बात है जब ये सब डेटा कलेक्ट करने के पीछे का उद्देश्य ये होता था कि उस लोकालिटी के लोगों का जो है वेलफेयर के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं। आज भी बहुत सारे चीजों के लिए हम देखते हैं कि वो वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू यूज होता है। सोशल स्टडीज का मैंने रिसर्च की जो मैंने बात की ना, दैट इज द सेम थिंग। तो मैं ये बोल रहा था कि ये सब वर्डिंग्स आपको ध्यान में रखने भाई, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। चलो, तो ये मैं बोल रहा था कि आज के तारीख में भी कुछ ऐसे रीति रिवाज गलत बने पड़े हैं, उसके खिलाफ इन लोग रिसर्च करके उस तरह से, या उसके कुछ सोशल ऐसे इविल्स बने हुए हैं जो नियम के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, तो उस नियम को हटाने का है। रिसर्च करके ऐसा प्रूव करो कि ये नियम लोगों को बहुत प्रॉब्लम करवा रहा है, तो ये हटना चाहिए। मगर उसके पीछे का रिसर्च तुम्हारे सामने तुमको लाना पड़ेगा। तो मेन कंसर्न, social concern was there behind that research. In those days, statistics was आगे पढ़ता हूँ मैं। We are thankful to Kautilya, who had kept a record of birth and death, as well as some other precious records in his famous books Arthashastra during Chandragupta regime in the 4th century BC, during the region of Akbar in the 16th century AD. We find statistical record on agriculture in Ain-i-Akbari, written by Abu Fazl. Referring to Egypt, the first census was conducted by the Pharaoh during 300 BC to 2000 BC. ये ज्यादा इसमें कोई याद रखने नहीं, मगर इंटरेस्ट खाली तुम्हारे को मिलना है। इसमें से इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलता है जिससे कि समझ में आता है कि पहले ये जमाने में, उस जमाने में भी लोग कैसे ना कैसे तरीके से रिकॉर्ड रखते थे। इन द सेंस एनी एग्रीकल्चरल रिकॉर्ड, पॉपुलेशन बेस्ड रिकॉर्ड, बर्थ का रिकॉर्ड जैसा हमने पढ़ा। तो ये रिकॉर्ड रखने से क्या होता है, कुछ फैक्ट्स जो है ना वो हमारे सामने रहती है, उसके हिसाब से हम कुछ उसके ऊपर से नियम बना सकते हैं, उसके पॉलिसीज बना सकते हैं। और राजा महाराजाओं के टाइम भी ये सब पॉलिसी बनाने का वगैरह रहता ही था। जैसे आज गवर्नमेंट है, वैसे उस जमाने में वो राजा महाराजा होते थे, उसके रीति नियम से चलना पड़ता था। उधर कभी भी वो टैक्स की पॉलिसी होती थी, कर देने का, कर वसूली का वगैरह वगैरह, मगर वो उस ढंग के हिसाब से होता था। तो हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी हो जाता था कि भाई, तो उसके कारण क्या है मालूम पड़ता था कि भाई किसने कितना कर दिया है, या कौन से राज्य में कितना बर्थ टेक प्लेस हुआ है, डेथ हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। We may define statistics either in the singular sense or in a plural sense. देखो ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में बोल रहा हूँ ना, एक बात कहीं ना कहीं से हम लोग पूछ लेते हैं, और आपको फिर नहीं तो वापस क्या, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी वापस उसको थियरी पढ़ते हुए ढूंढना पड़ता है। ठीक है, याद जितना रहा उतना अच्छा है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं इन लोग, दो सेंस में इन लोग डिफाइन कर सकते हैं। आइदर इट इज इन अ सिंगुलर फॉर्म or it can be defined in the plural form, plural sense. When we use as a plural noun, plural form use करेंगे, may be defined as data qualitative as well as quantitative.
क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इस पर चर्चा करूंगा मैं। दैट आर कलेक्टेड यूजुअली विद अ व्यू ऑफ हैविंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। However, statistics when used in a singular form may be defined as the scientific method that is employed for collecting, analyzing and presenting the data. So a scientific फॉर्म में यूज किया जाता है, जो सिंगुलर फॉर्म में बोलते हैं, तो उसके अंदर ये सब बातें आ जाती है जो इन्होंने बोला है। इट इज रिगार्डिंग द कलेक्टिंग ऑफ द डेटा, देन देयर विल बी एनालाइजिंग। एक्चुअली कलेक्टिंग के बाद डायरेक्ट एनालाइजिंग नहीं होएगा, होता है, बट इट इज जिसको बोलते हैं ना ऊपर ऊपर से दिया है। कलेक्टिंग के बाद नेक्स्ट पड़ाव आता है एनालाइजिंग, नेक्स्ट पड़ाव आता है प्रेजेंटिंग डेटा एक्सेट्रा। बट बीच में ये सब आ जाते हैं जो मैंने ऊपर भी बताया था, देखो ना कि भाई इट इज नॉट ऑन कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, टेबुलेशन में भी रिक्वायर्ड, ग्राफ में भी रिक्वायर्ड, क्लासिफाई करना जरूरी भी रह जाता है कभी कभी। देखो डेटा को हम क्लासिफाई करते हैं, उस क्लासिफिकेशन के कारण क्या होता है, हमारा स्टडी हम परफेक्टली कर पाते हैं। कि जैसे हम बोलते हैं कि हमें अलग अलग डेटा हमें मैन एंड वुमेन का लिया, लेकिन मेरे को गांव का अलग चाहिए, शहर का अलग चाहिए, तो मैं मैन एंड वुमेन का ही डेटा लिया हूं, लेकिन गांव का क्लासिफिकेशन अलग मांगता है, शहर वाले को क्लासिफिकेशन अलग मांगता है, क्योंकि उन लोग की परिस्थिति अलग है, यहाँ की परिस्थिति अलग है। तो क्या होता है, डेटा को फिल्टर करते हैं हम एक शब्द बोलते हैं फिल्टर। फिल्टर होने से क्या होता है, हम प्रॉपर वे से उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। जैसे मैं बोला गांव के लिए मेरे पास डेटा अलग से अवेलेबल है, तो मैं गांव का हिसाब सेपरेटली समझ सकता हूँ। शहर लोगों का मेरे पास डेटा अलग से अवेलेबल है, तो उसका मैं हिसाब अलग से समझ सकता हूँ, क्योंकि डिफरेंस है ना। खाली मैन एंड वुमेन सब जगह पे है, मैन एंड वुमेन गांव में भी है शहर में, लेकिन मेरे को सबकी परिस्थिति अलग से देखनी है, उनके अलग अलग हिसाब के बेसिस पे, तो मैं ऐसा सेपरेट करूंगा, उसको हम बोलते क्लासीफाई कर लेना। देन identify, finally, to draw the statistical inference about some important characteristic. It means it is science of counting or science of averages. तो ये जो मैंने बात किया, it is scientific form, it is singular form के अंदर बात चल रही है, that is they have lastly said as it is science of averages or science of counting or counting. बेटा नाउ एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो ऊपर मैंने चर्चा में लाया ही है, ऊपर एक्चुअली इंट्रोडक्शन में भी इन्होंने ये थोड़ा बहुत दे दिया था, इससे तभी मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया। यूज के बारे में बोला था ना, यूजेस ये रहा, दैट इज ऑल्सो अगेन एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमने कवर किया है। अमंग वेरियस एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स यूज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंडस्ट्री है। और फिर मैं थोड़ा तुमको घर पे ये पढ़ने के लिए देता हूँ, एक एक अलग अलग उसका जो उपयोग है, उसके अलग अलग सेक्टर में जहां जहां यूज हो रहा है, उसके बारे में उन्होंने एक एक पैराग्राफ दिया है। जैसे कि पहला उन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए बोला है, इकोनॉमिक्स में किस तरह का यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स का। देन दे हैव गिवन अ पैराग्राफ फॉर द बिजनेस मैनेजमेंट, देन दे हैव गिवन द पैराग्राफ फॉर साइंस स्टैटिस्टिक्स इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बस ये तीन मेजर दिया है। ऐसे तो बहुत सारे सेक्टर में उपयोग है ना उसके, सोशल साइंस बोलो, मैंने बोला कि मेडिकल सेक्टर में होता है इसको, हेल्थ केयर जिसको हम बोलते हैं, फिर डिफेंस वगैरह में होता है। तो एक एक का इतना डिटेल में भी देख सकते हैं, इन्होंने दिया है उतना आप पढ़ो। ये तीन पैराग्राफ आपको पढ़ने का है। यूज एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अब मैं आता हूँ लिमिटेशन। ये काम करते हैं, लिमिटेशन को हम लास्ट में लेंगे, हाँ, तो आपको थोड़ा लिमिटेशन सोचने का स्कोप बढ़ जाएगा, बिकॉज उससे पहले मैं यहाँ पे जो आगे की बात करूंगा
उसमें बहुत सारा ऐसा डिस्कशन आएगा जिसमें कि तुमको लिमिटेशन अपने आप खुद ध्यान में आते रहेगा। तो सबसे पहले अब मैं स्टेप नंबर 1 पे आगे बढ़ता हूं, दैट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा। We may define data as quantitative information about some particular characteristic under consideration, although a distinction can be made between qualitative and characteristic and a quantitative characteristic, but so far as the statistical analysis of the characteristic is concerned, we need to convert qualitative information into quantitative information by providing numeric description to the given characteristics। बहुत अच्छी बात है समझने की। हम जब डेटा बोलते हैं ना, तो डेटा इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आ रहा है? इसको हम बाइफरकेट करते हैं। ऑफ इंफॉर्मेशन। आई सेड कि मैंने स्टूडेंट्स के हाइट के बारे में डेटा कलेक्ट किया। हाइट बिकम्स माई कैरेक्टरिस्टिक। समझ में आ रहा है? तो कैरेक्टरिस्टिक को अभी इन्होंने दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया है, एक तो क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, और एक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। अब एक्चुअल में क्या बोलता है, जब क्वांटिटी बोलते हैं तो नंबर्स में रिप्रेजेंट होता है। क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। और एक बात ध्यान रखना, आगे आएगा भी सही, मैं अभी बोल देता हूँ क्योंकि एकदम ही कनेक्शन में है। क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा is called as variable. Quantitative characteristic of data is known as variable. और बात निकली है तो क्वालिटेटिव में बोल देता हूं, क्वालिटेटिव characteristic of data is known as, किसको मालूम है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो डेटा के अंदर होता है, जिसके अंदर से हम क्वालिटी की बातें करते हैं, क्वालिटी की इंफॉर्मेशन के बारे में बातें करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अरे आपने सबने ये शब्द बोला है अभी, अब मैं आपको क्या बोलूं? Attribute in the sense qualitative characteristic in the data, and variable means quantitative characteristics of data। ये ऑब्जेक्टिव में कहाँ ना कहाँ आते रहता है, ध्यान रखना। तो इन लोग का ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा का पैराग्राफ चला है, उसमें इन्होंने ये मेंशन किया है। आगे पढ़ता हूँ। In this connection, we may note that quantitative characteristic is known as variable. In other words, a variable is a measurable quantity. Again, a variable may be either discrete or continuous. When a variable assumed to be finite or countably infinite number of isolated value, ये सब आपने probability में भी random variable के बारे में बात किया है, तो भी सीखा है। Example of discrete variable may be found in the number of petals in a flower,
the number of misprints in a book contains the number of road accidents in a particular locality and so on. Variable on the other hand known as continuous if it can assume any value from given interval. Example of continuous variables may be provided by height, weight, scale, profit, and so on. Finally, a qualitative characteristic is known as attribute. The gender of a baby, the nationality of a person, the color of a flower, etc. An example of attributes. समझ में आ रहा है? Attribute qualitative जिसमें हम quality को mention करते हैं. We can probably classify data as primary and secondary. अब statistics के नजरों में डेटा का जो हम अभी जो पार्ट पढ़ रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, तो ये कलेक्शन का बात जो है वो दो प्रकार से होता है, एक तो प्राइमरी एंड एक है सेकेंडरी. समझ में आ रहा है? प्राइमरी मतलब जो माध्यम सबसे पहली बार डेटा को गैदर करता है. मैंने आपसे कुछ जानकारी लिया फर्स्ट टाइम, वो मेरे लिए प्राइमरी डेटा हो गया. अब मैं वो जानकारी सपोज एचएम सर को ट्रांसफर करता हूं, तो एचएम सर के लिए वो जानकारी सेकेंडरी हो गया. समझ में आ रहा है? दैट वे. तो ऐसा है जैसे न्यूज में आपको न्यूज देते हैं वगैरह जो है, वो उन लोग खुद वहां पे जाके न्यूज देते हैं तुमको, तो वो प्राइमरी हो गया. अब जैसे फर्स्ट टाइम यू आर फर्स्ट एंड डेटा जिसको होता है फर्स्ट एंड सेकेंड एंड होता है ना, जो हम सेकेंड एंड कुछ यूज करते हैं प्रोडक्ट, तो सेकेंड एंड किसी ने ये यूज किया हुआ है, नाउ वी आर यूजिंग इट, ऐसा. तो प्राइमरी फर्स्ट एंड है. So the collection of data plays a very important role for any statistical analysis. ये आगे बात मैंने कनेक्टिविटी में लिया है कि एनालिसिस आपको करना है तो डेटा चाहिए, और मेरा एक ही स्टेटमेंट में मैंने पूरा कवर करने का बात कर दिया था कि स्टैटिस्टिक इज ऑल अबाउट डेटा. उसमें आगे का सब लिंक आ जाएगा, देख लो. So the data which are collected for the first time by an investigator or an agency are known as primary data. बहुत से लोग खुद रिसर्च करने के लिए जाते, खुद डेटा कलेक्ट करने को जाते हैं, और कोई लोग है ना डेटा कलेक्ट करने के लिए एजेंसी को काम देते हैं, एजेंसी को. तो एजेंसी क्या करता है, आपके बिहाफ उसको आपके लिए डेटा कलेक्ट करके देता है. So agency are known as primary data, whereas the data are known as the secondary if the data as being already collected are used by different persons or agency. Thus, if Professor Das collects the data on the height of every student in his class, then this would be the primary data for him. If, however, another person, say Professor Bhargava, uses the data as collected by Professor Das for finding the average height of the students belonging to the data that class, then this data would be secondary for Professor Bhargava. समझ में आ गया? And then now collection of primary data. अब हम ये सोचेंगे कि प्राइमरी डेटा का कलेक्शन, how it is to be collected. ये कलेक्ट कैसे किया जाएगा? हम प्रत्यक्ष उसके पास जाएंगे और बोलेंगे लाओ मुझे डेटा दो. The following methods are employed for the collection of primary data. तो क्या इंटरव्यू मेथड, आज लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है, पॉलिटिकल पर्सन का इंटरव्यू लिया जाता है, कोई पब्लिक सर्विस के लोगों का कहाँ पे भी कोई जुड़ा हुआ है इंसान, उसका इंटरव्यू लिया जाता है, पुलिस का कभी इंटरव्यू लिया, किसी कोई हीरो हीरोइन का इंटरव्यू लिया है ना, उस पे से हमको जानकारी मिलता है डायरेक्टली. तो इंटरव्यू मेथड इज अ प्राइमरी सोर्स for collecting the data. Then the mailed questionnaire.
मेल्ड क्वेश्चन आपके। अभी तो ठीक है, अभी पोस्ट 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 का सर्विस कोई ज्यादा वापरता नहीं है। आपके बिल्डिंग में कितने लोगों को बिल्डिंग में पोस्टमैन आता है? पोस्टमैन अभी राखी वगैरह आया आता रहे किसका अभी आया घर पे आता आना जाना रहता है तो पैसा आता है ना कभी, तो वो भी आता है मनी ऑर्डर। अभी समझो हमारे मम्मी के भाई है राजकोट में, तो वहां से राखी भेजने का और यहाँ वहां से। अरे मेरे तो सरप्राइज हो गया। अभी वो पोस्ट का सर्विस बंद था ना अभी कोरोना में। अभी कुछ चालू हुआ, ये दो चार हफ्ता हुआ रहेगा, मैं देखता हूँ पोस्टमैन आता है। और उसका पहले उन लोग बंद था ना उन लोगों का सर्विस। तो उधर में हम लोग तो एडवांस में भेज देते ना राखी वगैरह। तो फिर को कुरियर सर्विस चल रहा था। कुरियर में कितना पैसा लगा होगा मालूम है तुमको, राखी भेजने का राजकोट को? 100 रुपया उधर कुरियर का हो गया। मैं बोला उधर उधर 10 रुपए का राखी बोल के लेते थे और उधर ही खरीद के बांध लेते थे। 90 रुपया बचता था। और वो 90 रुपए को कैरी फॉरवर्ड करते थे तो क्या फर्क पड़ता है। और वो भेजते वहां से, समझ लो। हाँ, भेजते हैं वापस राखी का कितना भेजते हैं कि अंदाजा लगाओ। 191 रुपया 151 वो भेजते हैं। तो अभी 100 रुपया तो यहाँ का राखी का भेजने का हो गया। आप हिसाब करो, सीए बनेंगे। सब परिस्थिति ऐसी चल रही है। अब मैं मम्मी को बोला भाई ये थोड़ा मामला सही नहीं हो गया। राखी भेज के भी मन में ऐसा रखेगा। ठीक है, अच्छा है भेजने का तो भाई अलग रिश्ता है। मगर ऐसे ही मजाक के माहौल में मैंने बात कर दी कि उसको उनको बोला होता उधर से ऐसा करना अच्छा भी नहीं है बोलना। लेकिन ऐसे ही मजाक बोलते हैं ना, मजाक किसको बोलते हैं। उधर से ही बोलते थे 10 रुपए का राखी खरीद के लाओ लो बांध लो, 90 बचता था ना। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है बिकॉज इसका एक फिजिकल इंपॉर्टेंस बनता है। जो भेजा हुआ है वही बांधेंगे, अच्छी बात है। और किसी किसी को तो शौक होता है, वो क्या मालूम, वो राखी का वो एनवलप में अंदर बादाम भी डालते हैं। बादाम डालते हैं मालूम है कभी? अच्छा शगुन होता है, मतलब क्या मालूम, मतलब सबका अपना अपना आस्था है। बादाम एक बादाम डाल दिया है, उधर बादाम पहुंचेगा, अपना डाला हुआ बादाम। हाँ तो थोड़ा अनुभव की बात है। अभी तो ये सब बंद हो गया। अभी मेरे ख्याल से वर्चुअल राखी आएगी अभी आगे के जमाने में। व्हाट्सएप पे ऐसा राखी का सिंबल होगा, ऐसा मैं भेज दिया। क्या बोलते हैं, इमोजी बोलते हैं ना, इमोजी इमोजी। हाँ, अभी इन लोग डेवलपमेंट में है, सब अपना अपना इमोजी बना सकते हैं। शायद आ भी गया होगा। मैं मेरे फेस का इमोजी बना सकता है। हाँ ऐसा सब, मैं ये सब ठीक है, नया नया ट्रेंड निकलता है अपना। सब लोग इसमें लगे पड़े हैं मगर फिर आने के बाद तो हाँ मेन क्वेश्चन है। लो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों ने मेरे ख्याल से, मैंने ओसी का लास्ट टाइम मैंने वो सब बताया होगा कि नहीं मेरे को याद नहीं है। पोस्टल सर्विस के अंदर मैंने वो सब बताया था, पोस्ट कार्ड कैसा होता है। या आपके टाइम नहीं बताया था मैंने, हमारे ख्याल से लास्ट टू लास्ट ईयर या 2 साल पहले मैं ना पोस्ट ऑफिस खुद गया था। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि नहीं आपको? नहीं, पोस्ट कार्ड, वो एनवेलप, वो अंतरदेशी पत्र होता है ना जिसको क्या, इंग्लैंड लेटर, इंग्लैंड लेटर। अभी किसी को मालूम नहीं, कारण क्या है ना, सीधी सी बात है, अभी लोग वो यूज नहीं कर रहे हैं तो बच्चे लोगों को मालूम भी नहीं है, पोर्शन में रखते हुए बैठ जाते हैं इन लोग भी। तो मैं वो पोस्ट ऑफिस गया था, वो सब लेके आया था। एक पोस्ट कार्ड खरीद के लिया, एक एनवलप खरीद के लिया, एक इंग्लैंड लेटर खरीद के लिया, बराबर है, एक मनी ऑर्डर का फॉर्म भी लिया मैं। ये सब बच्चे को दिखाया मैं कि भाई ये सब ऐसा होता है भाई देखो। तो क्या मालूम पड़ता है, खाली फिर बुक में लिखा हुआ है, खाली हाँ हाँ करते हैं फिर, मेरे को मजा नहीं आता है। तो मैं बोला देखोगे तो सही मालूम पड़ेगा ना क्या होता है एग्जैक्ट। तो वो क्वेश्चन उन लोग क्या करते हो, आपने इंग्लैंड लेटर शायद देखा हो, ऐसा होता है देखो।
इधर पूरा लिखने का रहता है। आप समझ लो, पोस्ट कार्ड जो होता है ना, पोस्ट कार्ड उससे डबल साइज का हो जाता है। और फिर इसको है ना, ये यहाँ से फोल्ड करके लेने का, ये इसको पूरा इसके ऊपर फोल्ड कर देने का, और फिर ये जो पार्ट है ना, वो उसको उसके पीछे ऐसा फोल्ड करके चिपका देने का। फिर ये पार्ट भी इसके ऊपर चिपका देने का, ये भी इसके ऊपर चिपका देने का। चिपक जाता है मतलब क्या, वो फिर कोई खोल नहीं सकता। पोस्ट कार्ड जो होता है ना, वो ओपन ही होता है, मतलब किसी के भी हाथ में जाएगा वो पढ़ सकता है। बट मोर और लेस पोस्ट कार्ड का उपयोग उस कॉन्टेक्स्ट में किया जाता था कि जिसमें कोई ऐसी मैटर नहीं रहती थी कि जो कॉन्फिडेंशियल हो। उस जमाने में मेरे दादी मेरे को पोस्ट कार्ड लिखने के लिए बैठाते थे। उनके भाई को पोस्ट कार्ड भेजते थे, मेरे दादी की बात कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छा भी लगता था। एक तो हम लोग गुजराती मीडियम से, तो गुजराती तो आता ही है, लिखने के लिए भी वो रहता। तो उन लोगों का सब ये सब कम्युनिकेशन पोस्ट से चलता था। फोन तभी करने के लिए बाहर पीसीओ वगैरह गांव में तो जाना पड़ता था, उस समय पीसीओ होता था, मोबाइल तो था नहीं। जब हम लोग स्कूल में थे, मैं तभी की बात कर रहा हूँ। आई गेस व्हेन आई वाज इन F5 बीकॉम, आपके तभी 1100 सर ने वो मोबाइल हमने वो लिया था, जब जो अभी भी पड़ा है वो। अभी तो वो कभी मतलब ये यूज करने का, बाकी तो ठीक है, बाद में सब ट्रेंड बढ़ गया। मगर मैं बात कर रहा था, तो हम लोग पोस्ट कार्ड लिखते थे, तो उसमें सब लिखने का मैटर, मतलब वो क्या होता था, एक बात ये भी समझना जैसा है तुमको भी, कभी तुम लोग को, देखो ये फीलिंग की बात है, एक बात ध्यान रखना। कुछ भी बात मैं करता हूँ या कभी मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूँ, तो मैं इनडायरेक्टली मेरा कभी कोई फीलिंग इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि किसी से बात शेयर करने के लिए मेरे को भी ऑडियंस चाहिए। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, आप भी आपके लाइफ में आपके फैमिली के साथ की बात में भी आप इन्वॉल्व होके जब भी बात करते हैं, कभी ध्यान रखना इसके पीछे उन लोगों का भी फीलिंग देखने का। कुछ अपने फैमिली मेंबर एक दूसरे के साथ जब बात करते हैं, तो उसका कुछ इम्पैक्ट अलग ही होता है। आप किसी दूसरे से बात कर लो, चाहे जितना इम्पोर्टेंट बात कर लो, आपके फैमिली मेंबर के साथ, या मम्मी डैडी के साथ या भाई बहन के साथ जब आप बात करते हो, उसके पीछे का आपका फीलिंग एक अलग ही होता है। दैट नेवर कैन बी रिप्लेस और एनी सब्स्टिट्यूट उसके लिए है ही नहीं। ये एक बात है। तो आप जब ये सब लेटर वगैरह में आपको लिखवाते थे, तो उसमें जो कंटेंट लिखते थे हम लोग सुनते थे। अब देखो, आपके लाइफ में लेटर लिखने का, हमारे लाइफ में लेटर लिखने का वक्त कभी आया था? अभी इंग्लिश वगैरह में, हिंदी वगैरह, गुजराती वगैरह में लेटर राइटिंग आता था, है ना? लेकिन वो लेटर राइटिंग क्या होता था, इमेजिनरी होता था। आप समझ रहे हैं इमेजिनरी मतलब? जस्ट यू टू थिंक, ये सिचुएशन आपके सामने दिया, आपको सोचने का है और लिखने का है। इट इज नॉट रियल थिंग, दो यू हैव टू कंसिडर दैट इट इज अ रियल एंड थिंग। आपको ऐसा मान के चलना पड़ता था कि ये सिचुएशन रियल है और हमको लेटर लिखना है। लेकिन जब इस तरह का लेटर मेरे को लिखने का मौका मिला, तो ये तो एकदम ही, जिसको बोलते हैं हकीकत की बातें लिखते थे हम, कि उनके फीलिंग जब वो बोलते हैं, कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग। और इससे मेरे को भी क्या लगा कि ये एक टेक्निक अच्छा है, कि इससे वोकेबलरी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि दादी जो बोलते थे, वो शब्द, वो नए वर्डिंग्स या कुछ नई भाषा में बात होने की है, वो शब्द मुझे सुनने मिलता था। आप समझ रहे हैं? क्योंकि उनका लैंग्वेज का एक अपना, जिसको बोलते हैं कि कमांड होता है, उन लोगों को आप जब सुनते हो तो वो जो वर्डिंग से बातें कर रहे हैं, वो जो लैंग्वेज के, वो जो स्टेटमेंट बना के अपने को डिक्टेट कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, तो वो सब शब्द उस स्टेटमेंट का और उसके पीछे का फीलिंग, जब वो बोलते भी हैं तो उनके फेस पे हमको देखना मिलता है, आपको उसको रीड करने मिल रहा है कि इन हाउ इसके फीलिंग क्या आ रहे हैं, उसके फेस की फेशियल एक्सप्रेशन क्या है। ये बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, ये मार्क करने की बात है। इसको बोला भी मेरे से नहीं जा सकता है एक एक्सटेंड के बाद। तो ये एक्सपीरियंस लेना जरूरी है बच्चों को। तो उससे क्या हुआ कि हमको भी थोड़ा इस तरह का लेटर लिखने का सिस्टम, या लेटर में क्या लिखते हैं उसका एक, जिसको बोलते मैच्योरिटी आया। क्योंकि वो कभी हमको, हमारे एंगल से तो थोड़ी ना हमको कोई लिखने का था, वो लिखना नहीं बैठाते थे,
और हम वो इंटरेस्ट से लिखने के लिए बैठते थे और उस बहाने हमको सुनने मिलता था। तो उस तरह से थोड़ा कहाँ ना कहाँ हमको डेवलपमेंट मिलता था कि हाँ ये लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा होल्ड आता है, इसको बोलते हैं कि सुनने मिलता है। तो ये मैं बोल रहा था कि ये अंतर्देशीय पत्र ऐसा होता था जो ऐसा चिपक जाने का, अंदर की मैटर को किसी को देखने मिलता नहीं था। एंड शायद अभी भी अ, अ, शायद कुछ कंपनी अपने नोटिस को भेजना है या कुछ LIC वाले अपने क्लाइंट को ये भेजते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे सिस्टम से भेजते हैं। उसमें उन लोग क्या करते हैं मालूम है, एक ही इन्फॉर्मेशन होता है, वो सबको भेजना रहता है। तो उन लोग क्या करते हैं, कंप्यूटराइज मतलब प्रिंट प्रिंट करवा देते हैं और वो एक ही मैटर होती है जो सभी क्लाइंट को भेजनी रहती है। तो वो ऐसा प्रिंट करके उसका वो एकदम ही कॉमन सी मैटर रहती है, इसलिए किसी के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। हाँ, ऊपर खाली फिर उसके एड्रेस के हिसाब से वो स्टिकर चिपका देते हैं, या वो पर्टिकुलर एड्रेस के हिसाब से जो क्लाइंट को जाना है उसका एड्रेस खाली चेंज होता है, अंदर की मैटर सेम होती है। तो अभी भी शायद आपके घर पे किधर कुछ आता हो तो आपको ये देखने मिलता है। तो इस पैटर्न में इन लोग क्या करते हैं, क्वेश्चनियर प्रिंट करके देते हैं। वो क्वेश्चनियर आपको इस तरह से फिलअप करके वापस उसको पोस्ट करना रहता है। अभी ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, एक एनवेलप आता है। तो एनवेलप आपको भेजते हैं, वो एनवेलप के अंदर और एक एनवेलप रहता है। अब आपको भेजा, समझो वो एनवेलप में कागज है, वो कागज में क्वेश्चनियर है, वो उसके अंदर एक क्वेश्चनियर भी है और एक ये क्वेश्चनियर है फोल्ड किया हुआ, और एक दूसरा एनवेलप भी है। ये एनवेलप तो आपको भेजा इसलिए दिया हुआ है, ये क्वेश्चनर आपको भरने का और ये एनवेलप में डाल के उसको वापस भेज देने का। मतलब क्या, तुमको एनवेलप का खर्चा नहीं। उस समय लोग ऐसे सोचते थे कि सामने जिसको क्वेश्चनर हम भेज रहे हैं वो हमें फिलअप करके क्यों देगा, उसको उसको क्या इंटरेस्ट है अपने में। और समझो इंटरेस्ट है भी तो खर्चा करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, एनवेलप का भी पैसा उसको। उस समय की बात है कि जब ये सब सिस्टम से चलते थे, तो वो एनवेलप नहीं खरीद सकता है करके, या नहीं खरीदेगा करके हम ही एनवेलप सामने से भेज देने का, और उसमें वो क्वेश्चनियर का पूरा फिलअप करके वो एनवेलप में डाल के भेज देने। मतलब इट इज, देखो नॉर्मल पोस्ट का तो कोई खर्चा नहीं है आज के डेट में। आप रजिस्टर पोस्ट करते हो तो खर्चा है कि भाई आपको कंफर्मेशन मिलता है कि आपका पोस्ट उधर मिल चुका है, वो वो रजिस्टर पोस्ट बोलते हैं। तो नॉर्मल पोस्ट तो ये तो खर्चा नहीं, खाली डब्बे में डाल दो, पोस्ट हो जाता है। लेकिन उसका भरोसा नहीं भाई, कभी कोई आगे पीछे भी हो गया तो कोई जवाबदार नहीं रहता, ये सब पोस्टल डिपार्टमेंट का ऐसा खाता है। तो मेल्ड क्वेश्चनर इस तरह से आज के तारीख में मेल्ड क्वेश्चनर का हिसाब कैसा है, ईमेल भेजते हैं, है ना। तो ईमेल से आप इसको रिवर्ट कर सकते हैं। या मैंने आज के तारीख में वो देखा नहीं, आपने भी शायद देखा होगा, जब हम यूट्यूब ओपन करते हैं ना कभी कभी कुछ चैनल में या कुछ वीडियो कभी ओपन करते, तो उसमें खास करके उन लोगों का जब स्टार्टिंग होता है ना तभी एक सर्वे आता है। शायद आप लोगों को देखने मिला हो, यूट्यूब देख रहे हैं आप, तो उसमें एक सर्वे आता है, उसको आप स्किप भी कर सकते हो। नीचे स्किप स्किप का ऑप्शन आता है, मतलब जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो स्किप कर दें, और जिनको भरना है वो सर्वे भर सकता है। उसमें कुछ आपके रिलेटेड जानकारी हम लोग लेने का कोशिश, ये सब कमर्शियल होता है कि पब्लिक के पास से जितना जानकारी हम लोग ले सकते हैं हम लोग लेते हैं, कि आपका टेस्ट क्या है, आपका प्रेफरेंस क्या है, आपको क्या पसंद है, आपको किस तरह का ये कंटेंट पसंद है। ताकि उन लोगों को जब ये डेटा मिलता है ना, वो डेटा में से फिर उन लोग उसको फिल्टर करते हैं कि ये कस्टमर को इस तरह का पसंद है, तो उसको उस तरह से उन लोग वो वीडियो वगैरह भेजते रहते हैं। आप देखना मोस्टली जब आप कोई, अभी ये तो सब टेक्नोलॉजी में इन्होंने इतना हद तक डेवलपमेंट कर दिया है कि आप जिस जो चीज ओपन करोगे ना तो आपको उस टाइप के ही वीडियो का रिकमेंडेशन आएगा। आपने शायद देखा होगा कि हाँ क्यों, क्योंकि व्हेन यू आर व्यूइंग दैट वीडियो नो दे ट्राई टू नो कि ये मोबाइल से, ये आईडी से, ये इंटरनेट कनेक्शन से ये आदमी कौन से टाइप का वीडियो देख रहा है, एंड दैट बैकग्राउंड उसको वो वहां पकड़ लेता है वो, और उस तरह के वीडियो का रिकमेंडेशन उसके बाद उसको देने का चालू करते हैं इस तरह से।
समझो मैं शेयर मार्केट का न्यूज का ज्यादा वो देखता हूँ वीडियो, तो मुझे नेक्स्ट रिकमेंडेशन शेयर मार्केट का वो उन लोग ऑटोमेटिक देंगे। इसमें कोई आदमी वहां बैठा नहीं है। अभी क्या हो गया, सब टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन्होंने ऑटोमाइजेशन कर दिया। ऑटोमाइजेशन मतलब ऑटोमेटिक होते रहता है। कोडिंग करते हैं, कोडिंग करके प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, और वो एक तरह से एक हिसाब से चलते रहता है। बहुत अच्छा है ऐसा तो, मगर इसका बहुत ये भी है डिसएडवांटेज। बट टेक्नोलॉजी की बात जाने दो, तो ये हो गया मेल्ड क्वेश्चनियर सिस्टम। अच्छा, अपना टाइम हो गया है भाई, अपन इसको कंटिन्यू करेंगे कल। ये भी देखो, थियरी थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा आपको थोड़ा बोरिंग भी लगेगा कहाँ मेरा, मगर थोड़ा इसको पढ़ने के हिसाब से, मैं खाली पढ़ के लेगा मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। बाकी फाइनली तो क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, मगर उस एस्पेक्ट से मैं नहीं खाली सोचता हूँ। मैं इससे भी कि भाई थोड़ा तुमको जानकारी मिले, जो कुछ हमारे पास भी नॉलेज रहता है उसको हम शेयर करके लेंगे, तो अपने को हमको भी अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, कल हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।